ड्रैक ने इस अंदाज में होंठ खींच रखे थे जैसे उसने कभी ना बोलने की कसम खा ली हो। हाइक उसके करीबी दूसरी सीट पर मौजूद था। वो दोनों खामोश बैठे हुए थे। सब कुछ खत्म हो गया। मुझे यकीन था कि डेविड अपना काम कर लेगा। वो लड़की बंधी हुई थी और बेबस थी, लेकिन ये डेविड इंतहाई निकम्मा साबित हुआ है। नॉनसेंस, सारा मंसूबा ही खत्म हो गया। अचानक ड्रैक ने बड़बड़ाते हुए कहा, बॉस, बहरहाल ये लोग गलीन एरिया में तो दाखिल होंगे। अब जॉर्जिया में बैठकर तो वो ना फार्मूला हासिल कर सकते हैं और ना ही लेबॉर्ट्री तबाह कर सकते हैं, हाइक ने कहा। वो शैतान सिर्फ लोग हैं। अब देखो किस तरह एक औरत ने जो बंधी हुई और बेबस थी डेविड का खात्मा कर दिया। मुझे यकीन है कि वो यहाँ पहुंचने के लिए कोई न कोई चक्कर चला लेंगे। तुमने मैदानी निगरानी का क्या इंतजाम किया हुआ है? ड्रैक ने कहा। बॉस, लेबॉर्ट्री से बाहर चारों तरफ 4 मील का एरिया सैटेलाइट के जरिए मुसलसल चेक हो रहा है। उसे रेड एरिया कहते हैं। जैसे ही कोई आदमी या कोई गाड़ी रेड एरिया में दाखिल होगी, उसे यहां से सिर्फ एक बटन दबाकर तबाह किया जा सकता है, हाइक ने कहा। और अगर कोई हेलीकॉप्टर आ जाए तो? ड्रैक ने कहा। हेलीकॉप्टर तो जनरल चेकिंग में ही रोक लिया जाएगा। उसके बावजूद हेलीकॉप्टर को भी तबाह करने के इंतजामात मौजूद हैं, हाइक ने कहा। और फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, हाइक के साथ पड़े हुए इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो वो दोनों चौंक पड़े। हाइक ने तेजी से रिसीवर उठाया और उसके साथ ही उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, हाइक बोल रहा हूं, हाइक ने तेज लहजे में कहा। आर्नल्ड बोल रहा हूं बॉस। चेकिंग रूम से एक औरत और 4 मर्दों पर मुश्तमिल एक ग्रुप रेड एरिया में दाखिल हुआ है, दूसरी तरफ से कहा गया तो हाइक के साथ साथ ड्रैक भी बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह ओह, ये क्या कहा है तुमने? उन्हें हलाक किया है या नहीं? हाइक ने हलक के बल चीखते हुए कहा। यस सर, मैंने कोशिश की है, लेकिन न जाने क्या मसला है कि ब्लास्टर टारगेट ही नहीं हो रहा। और आपको तो मालूम है कि जब तक ब्लास्टर टारगेट ना हो वो ऑन ही नहीं होता। आप आ जाएं मशीन रूम में बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो हाइक ने एक झटके से रिसीवर रखा और उठकर खड़ा हो गया। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, ड्रैक ने भी उठते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है कि बॉस कि ये लोग जनरल चेकिंग से चेक होकर रेड एरिया में दाखिल हो जाएं? फिर ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि वो टारगेट में ही नहीं आ रहे। आखिर ये सब कैसे मुमकिन है? हाइक ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। देखो क्या होता है, ड्रैक ने कहा। और थोड़ी देर बाद वो दोनों एक हालनुमा कमरे में दाखिल हुए जिसमें दीवारों के साथ 4 बड़ी बड़ी मशीनें मौजूद थीं, जिनमें से हर एक के सामने एक एक आदमी मौजूद था। एक तरफ अंधे शीशे का बना हुआ कमरा था और वो दोनों तेजी से उस कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरे में एक मशीन स्टैंड पर रखी हुई थी जिसकी स्क्रीन खासी चौड़ी थी। उसके सामने कुर्सियां रखी हुई थीं और एक कुर्सी पर एक आदमी मौजूद था जो इन दोनों के पहुंचते ही उठकर खड़ा हो गया। ये कैसे मुमकिन है आर्नल्ड? हाइक ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। आप खुद देख लें बॉस।
आर्नल्ड ने कहा तो हाइक और दरीक दोनों कुर्सियों पर बैठ गए, तो आर्नल्ड भी दोबारा दरमियानी कुर्सी पर बैठ गया। स्क्रीन पर वाकई एक खुला मैदान नजर आ रहा था, जिसमें 4 मर्द और एक औरत इस अंदाज में चल रहे थे जैसे वो रिसर्च स्कॉलर हों और इस इलाके में कोई खसूसी रिसर्च करने के लिए आए हों। उनमें से किसी के पास कोई सामान न था। ओह ओह, ये हमारे मतलूबा लोग हैं, यही हैं, उन्हें उड़ा दो जल्दी, फौरन, ड्रैक ने चीखते हुए कहा। ये टारगेट में नहीं आ रहे बॉस, उनके पास कोई खासूसी आलात हैं, अब क्या होगा, हाइक ने कहा। क्या मतलब? मुझे समझाओ, क्या कर रहे हो तुम, ड्रैक ने कहा। बॉस, यहां से बाहर ब्लास्टिंग कंप्यूटर के जरिए होती है और कंप्यूटर इस वक्त ब्लास्टिंग करता है जब टारगेट उसमें फीड हो जाता है और उसका ब्लास्टिंग निजाम ही काम नहीं करता। और आप ये स्क्रीन देखें, उस पर टारगेट नजर आ रहा है, लेकिन टारगेट जैसे ही उन अफराद की तरफ जाता है झटके से साइड पर चला जाता है। हाइक ने स्क्रीन के नीचे लगी हुई एक छोटी स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो ड्रैक ने बेख्तियार होंठ खींच लिए। तो फिर अब ये कैसे हलाक होंगे, ड्रैक ने कहा। आर्नल्ड, क्या बाहर बेहोश कर देने वाली गैस फायर हो सकती है, हाइक ने आर्नल्ड से मुखातिब होकर कहा। नहीं बॉस, वो भी उस वक्त होगी जब कंप्यूटर उन्हें टारगेट करेगा। जब कंप्यूटर उन्हें टारगेट ही नहीं कर रहा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, आर्नल्ड ने जवाब दिया। वेरी बैड, फिर तो यही हो सकता है कि हम यहां बैठे बस उन्हें स्क्रीन पर देखते रहें। वो खुद ही घूम फिर कर वापस चले जाएंगे, हाइक ने कहा। ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं, अब देखो तुम्हारा निजाम यकसर फेल होकर रह गया है। हालांकि उन्हें ये मालूम ही नहीं होगा कि तुमने यहाँ क्या निजाम बना रखा है, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारा निजाम नाकाम हो चुका है। और उन्होंने अगर लेबॉर्ट्री का बैरूनी वे खोल लिया तो फिर मामलात इंतहाई खराब हो जाएंगे, ड्रैक ने कहा। फिर तो एक ही सूरत है बॉस कि बैरूनी वे खोलकर बाहर आदमी भेजकर उन्हें हलाक किया जाए, और तो कोई सूरत नहीं है, हाइक ने जवाब दिया। नहीं, इस तरह तो हम खुद ही उन्हें अंदर आने का रास्ता दिखा देंगे, ड्रैक ने कहा। फिर आप जैसे हुक्म दें, हाइक ने उलझे हुए लहजे में कहा। बॉस, एक काम हो सकता है, अचानक आर्नल्ड ने कहा। वो क्या, हाइक और ड्रैक दोनों ने चौंक कर पूछा। मास्टर वेल में उन्हें गिराया जा सकता है, उसका ताल्लुक कंप्यूटर से नहीं है, आर्नल्ड ने कहा। मास्टर वेल, क्या मतलब, क्या है ये, ड्रैक ने चौंक कर कहा। लेबॉर्ट्री में पानी की सप्लाई के लिए खसूसी कुआं बनाया गया है, जिसके अंदर बाकायदा मशीनरी है। उसे लेबॉर्ट्री से बाहर बनाया गया है ताकि उसके जरिए लेबॉर्ट्री तक न पहुंचा जा सके, और उसे कंप्यूटर से अलहदा इसलिए रखा गया है कि उसकी बाकायदा देखभाल बाहर से एक कंपनी करती है। उसके लिए यहां से उसे खोला जाता है, आर्नल्ड ने तफसील बताते हुए कहा। उसमें किस किस्म की मशीनरी है और उसका राब्ता लेबॉर्ट्री से कैसे है, ड्रैक ने कहा। बॉस, उसमें भारी मशीनरी मौजूद है और बड़े बड़े पाइप हैं जो ज़ेरे जमीन होकर लेबॉर्ट्री में जा रहे हैं। मास्टर वेल की दोनों साइडों पर लोहे की सीढ़ियां हैं
और नीचे एक बड़ा सा प्लेटफार्म मौजूद है ताकि माहिरीन उसे मुरम्मत भी कर सकें और चेक भी कर सकें। ये लोग जैसे ही उस पर पहुंचेंगे जहां से उसे खोल दिया जाएगा तो लामहला ये सब के सब नीचे पुख्ता प्लेटफार्म पर गिरेंगे और यकीनन हलाक हो जाएंगे। और अगर हलाक ना भी हो तो भी अगर ऊपर से मास्टर वेल बंद कर दिया जाए तो ये अंदर ही खत्म हो जाएंगे। या ये भी हो सकता है कि जब ये नीचे गिरें तो किसी आदमी को बाहर भेजकर वहीं अंदर ही हलाक कर दिया जाए। आर्नल्ड ने जवाब देते हुए कहा, ओह ठीक है, ये ठीक रहेगा, तुम ऐसा ही करो, ड्रैक ने कहा। तो आर्नल्ड ने इस बात में सर हिलाया और उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर मशीन के 2 बटन प्रेस कर दिए। यस चीफ, एक आवाज उन्हें मशीन से सुनाई दी। रेड एरिया में मौजूद अफराद को हमने मास्टर वेल में गिराने का मंसूबा बनाया है। मास्टर वेल को स्क्रीन पर डिस्प्ले करो और तैयार रहना। मेरा हुक्म सुनते ही उसे ऑपरेट हो जाना चाहिए, आर्नल्ड ने कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर चंद लम्हों बाद स्क्रीन पर एक सुर्ख रंग का बड़ा सा दायरा नजर आने लग गया। लेकिन ये दायरा उन अफराद से काफी फासले पर था। ये अफराद मुसलसल हरकत में थे। उनमें से जो आदमी सबसे आगे था उसकी तेज नजरें मुसलसल जमीन का जायजा ले रही थीं। मेरा ख्याल है कि ये सबसे आगे वाला ही इमरान है और ये लेबोरेटरी का रास्ता तलाश कर रहे हैं, ड्रैक ने कहा। फिर तो ये इंतहाई अहमक आदमी है बॉस, इस तरह वे कैसे नजर आएगा उसे, हाइक ने मुस्कुराते हुए कहा। ये अहमक नहीं है हाइक, बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक हद तक ज़हीन एजेंट समझा जाता है। आप देखो ये लोग किस तरह इत्मीनान से जनरल चेकिंग से निकलकर यहाँ तक पहुँच गए हैं। न जाने उन्होंने वहाँ क्या चक्कर चलाया है। हालांकि मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा मुमकिन भी हो सकता है, ड्रैक ने कहा। तो हाइक ने इस बात में सर हिला दिया और फिर 1 घंटे बाद वो तीनों चौंक पड़े क्योंकि ये लोग मास्टर वेल के करीब पहुंच चुके थे और उनका रुख बता रहा था कि वो मास्टर वेल पर से ही गुजरेंगे। लेकिन फिर अचानक आगे वाला आदमी ठठक कर रुक गया, उसके पीछे बाकी अफराद भी रुक गए और फिर वो सब आपस में बातें करने लगे। लेकिन चूंकि उनकी आवाजें यहां तक ना पहुंच रही थीं, इसलिए वो सिर्फ उनके होंठ हिलते देख रहे थे। कहीं इन्हें मालूम तो नहीं हो गया मास्टर वेल के बारे में, ड्रैक ने चौंकते हुए कहा। ओह नहीं बॉस, कैसे मालूम हो सकता है, हाइक ने जवाब दिया। उस ही लम्हे ये सब तेजी से आगे बढ़ने लगे और फिर जैसे ही वो मास्टर वेल के दायरे में दाखिल हुए, अचानक आर्नल्ड ने चीख कर मास्टर वेल ओपन करने के लिए कहा। तो चंद लम्हों बाद यकलख्त इन 5 अफराद के कदमों तले से जमीन गायब हो गई और उसके साथ ही वो 5 गायब हो गए और चंद लम्हों बाद जमीन दोबारा बराबर हो गई। अब ऊपर कोई आदमी ना था। वो मारा, अब आदमी भेजो और उन्हें हलाक करा दो, ड्रैक ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। बॉस, अंदर फायरिंग से मशीनरी को नुकसान भी पहुंच सकता है, इसलिए उन्हें बाहर निकाल कर ही हलाक किया जाना चाहिए, आइक ने कहा। ओह, फिर पहले अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करा दो, फिर उन्हें बाहर निकालो, ड्रैक ने कहा। तो हाइक ने इस बात में सर हिलाया और फिर वो आर्नल्ड की तरफ मुतवज्जे हो गया। वे खोलो, हाइक ने आर्नल्ड से कहा और उसके साथ ही उसने साथ पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक के बाद दीगरे कई बटन प्रेस कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी।
हाइक बोल रहा हूं हार्डी, हाइक ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। हार्डी, हमारे दुश्मन बाहर रेड एरिया में मौजूद थे। हमने उन्हें मास्टर वेल में गिरा दिया है और वो अंदर गिरकर या तो हलाक हो चुके होंगे या जख्मी होंगे। लेकिन अंदर फायरिंग की गई तो मास्टर वेल में मौजूद मशीनरी को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए तुमने उन्हें बाहर निकालना है और फिर उन पर फायर खोलकर उन्हें हलाक करना है। लेकिन अंदर उतरने से पहले तुमने अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करनी है, हाइक ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। वे खुल चुका है, जाओ बाहर। मास्टर वेल तुम्हें खुला मिलेगा, हाइक ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें स्क्रीन पर कुएं की छत गायब होती नजर आई और फिर थोड़ी देर बाद अचानक मशीन गनों से मुसल्लह 4 अफराद नजर आने लग गए। उनका रुख उस मास्टर वेल की तरफ ही था। वो चारों मास्टर वेल के किनारे पर पहुंचकर रुक गए और अंदर झांकने लगे। फिर उनमें से एक आदमी ने जेब से एक गैस पिस्टल निकाला और फिर उसका रुख कुएं की अंदरूनी तरफ करके उसने ट्रिगर दबा दिया। उसके साथ ही वो चारों काफी पीछे हटकर खड़े हो गए। तकरीबन 10 मिनट बाद वो आगे बढ़े और चारों ने मशीन गनें अपने कांधों से लटकाईं और उसके बाद वो एक एक करके नीचे उतरते चले गए और स्क्रीन से गायब हो गए। जब काफी देर हो गई और कोई बाहर ना आया तो ड्रैक और हाइक दोनों ने बेइख्तियार होंठ खींच लिए। क्या हो गया इन्हें? कहीं ये खुद तो गैस से बेहोश नहीं हो गए? ड्रैक ने इंतहाई तेज लहजे में कहा। नहीं बॉस, 10 मिनट उन्होंने बाहर इंतजार किया है और गैस के असरात बहरहाल 10 मिनट में खत्म हो जाते हैं, हाइक ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन जब मजीद काफी देर गुजर गई और अंदर जाने वालों में से कोई बाहर ना आया तो ड्रैक, हाइक और आर्नल्ड तीनों की हालत देखने वाली हो गई। अब मुझे खुद बाहर जाना पड़ेगा, हाइक ने उठते हुए कहा। असला साथ ले जाना और ट्रांसमीटर भी, ड्रैक ने कहा तो हाइक ने इस बात में सर हिलाया और तेजी से चलता हुआ उस अंधे शीशे वाले कमरे से बाहर निकल गया। अजीब चक्कर चल गया है, आखिर ये नीचे उतरने वाले कहां गायब हो गए? ड्रैक ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, अब तो यही कहा जा सकता है कि वो भी दुश्मनों के साथ ही बेहोश हो गए हैं। और तो कोई सूरत नजर नहीं आती, आर्नल्ड ने कहा। हाँ, अब तो ये जवाज ही हो सकता है, ड्रैक ने कहा और फिर थोड़ी देर बाद ही उन्हें स्क्रीन पर हाइक तेजी से चलता हुआ नजर आने लग गया और वो चौंक कर उसे देखने लगे। उसके एक हाथ में मशीन पिस्टल था जबकि दूसरे हाथ में एक ट्रांसमीटर था। वो तेज तेज कदम उठाता मास्टर वेल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था और फिर मास्टर वेल के खुले मुंह के करीब जाकर रुका और उसने झुककर अंदर झांका और फिर उसने सर उठाया और हाथ में पकड़े हुए ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। इधर आर्नल्ड पहले ही फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर का कॉल रिसीव करने वाला बटन प्रेस कर चुका था। बॉस बॉस बॉस, यहाँ कुएं में तो हमारे आदमियों की लाशें पड़ी हुई हैं और वो पाकिस्तानी नजर नहीं आ रहे। ओवर, हाइक की हैरत की शिद्दत से चीखती हुई आवाज सुनाई दी। क्या क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? वो कहां गए? ओवर, ड्रैक ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूं बॉस, हमारे आदमियों की लाशें पड़ी हुई हैं, उन्हें गोलियां मारकर हलाक किया गया है और यहाँ पाकिस्तानी एजेंट मौजूद ही नहीं हैं। ओवर, हाइक ने एक बार फिर झुककर कुएं के अंदर देखते हुए कहा।
ओह ओह, तो क्या वो जिन भूत थे या जादूगर थे? क्या उनके पास सुलेमानी टोपियां थी? नॉनसेंस। ये कैसे मुमकिन है? वो यकीनन नीचे किसी आड़ में छुपे हुए होंगे। तुम नीचे उतरो और उन्हें तलाश करके खत्म कर दो। ओवर, ड्रैक ने चीखते हुए लहजे में कहा। यस बॉस, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो हाइक ने मशीन पिस्टल और ट्रांसमीटर अपनी जेबों में डाले और फिर उसने अपना मुंह दूसरी तरफ किया और सीढ़ियां उतरता हुआ उनकी नजरों से गायब हो गया। फिर 10 मिनट गुजर गया लेकिन हाइक की तरफ से कॉल ना आई और ना ही हाइक बाहर आया। तो ड्रैक ने ट्रांसमीटर ऑन करने का कहा। तो आर्नल्ड ने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया और ड्रैक ने कॉल देना शुरू कर दी, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल अटेंड ही ना की जा रही थी। ये आखिर क्या हो रहा है? जो भी उस मास्टर वेल में जाता है खामोश हो जाता है। ये आखिर क्या चक्कर है? ड्रैक ने एक झटके से उठते हुए कहा। मेरा ख्याल है बॉस कि उस कुएं की तह में यकीनन कोई ऐसी गैस मौजूद है कि जो भी नीचे जाता है बेहोश हो जाता है। बॉस, हाइक के साथ भी यही हुआ है, आर्नल्ड ने भी उठते हुए कहा। हैरत है, वो तो कह रहा था कि पाकिस्तानी एजेंट गायब हो चुके हैं जबकि हमारे आदमी हलाक हो चुके हैं। बहरहाल अब मुझे खुद जाना होगा और तुम ख्याल रखोगे, ड्रैक ने कहा। तो आर्नल्ड के सर हिलाने पर वो तेजी से उस अंधे शीशे वाले कमरे से निकलकर हाल में से होता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। बैरूनी दरवाजा खुला हुआ था इसलिए वो दरवाजे से बाहर पहुंच गया और फिर तेज तेज कदम उठाता मास्टर वेल की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो मास्टर वेल के करीब पहुंचकर रुक गया। उसने झुककर अंदर देखा तो वो बेइख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि नीचे वहां उन चारों अफराद की लाशें पड़ी हुई थीं जबकि पाकिस्तानी एजेंट गायब थे। अलबत्ता हाइक भी उन लाशों के साथ ही बेहोश पड़ा हुआ था। उसने एक हाथ में मशीन पिस्टल पकड़ा हुआ था। ओह, इसके नीचे गैस है, लेकिन ये पाकिस्तानी एजेंट कहाँ गायब हो गए? ड्रैक ने हैरत भरे लहजे में कहा और फिर उसने खुद नीचे जाने का फैसला किया और तेजी से मुड़कर अपना मुंह दूसरी तरफ किया और फिर लोहे की सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरता चला गया। उसे अब गैस से खतरा था, लेकिन फिर वो जैसे ही नीचे प्लेटफार्म पर उतरा उसने सांस रोक लिया। लेकिन दूसरे लम्हे उसे एक साइड से आहट महसूस हुई। वो तेजी से घूमा ही था कि अचानक उसके नाक पर गुब्बारा फटा और उसके साथ ही वो बेइख्तियार लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया। गो उसने सांस रोक रखा था, लेकिन गुब्बारा फटते ही गैस उसके नाक में जैसे जबरदस्ती दाखिल हो गई थी और उसका जहन चंद लम्हे किसी तेज रफ्तार लट्टू की तरह घूमता रहा और फिर सब कुछ तारीकी में गायब हो गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।